हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 भारत की खोज का लास्ट चैप्टर। अब बस फाइनली ये पूरी बुक कंप्लीट हो गई है, चैप्टर 9। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 पृष्ठभूमियाँ, भारतीय और अंग्रेज़ी। और देखिए पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। और हाँ, लर्नर भी हमारा चैनल ही है और मैं यहाँ पर भी वीडियोस बनाती हूँ। आप लोगों ने कई बार कमेंट किया है कि लर्नर बी का है, तो लर्नर बी पर वो भी मेरा चैनल है और ये भी। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में अगस्त सन 1942 में जो कुछ हुआ वह आकस्मिक नहीं था। मतलब इंडिया में 1942 में जो हुआ, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला, वो एकदम से नहीं हुआ था। वह पहले से जो कुछ होता आ रहा था उसकी चरम परिणति थी। मतलब जो पहले से हो रहा था, होते आ रहा था, बार बार बराबर हो रहा था, फिर यार कुछ तो उसका निकलता ना कि भाई फाइनली सब लोग मतलब हद हो गई, अब नहीं झेल रहा, इस टाइप वाली चीज़ थी जो क्विट इंडिया मूवमेंट था 1942 का। इसके बारे में आक्षेप, आलोचना और सफाई के रूप में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और सफाई दी जा चुकी है। तो इसके बारे में काफ़ी सफाई भी दी जा चुकी है कि ऐसा हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। फिर भी इस लेखन में से असली बात गायब है, क्योंकि इनमें एक ऐसी चीज़ को केवल राजनीतिक पहलू से देखा गया, जो राजनीतिक से कहीं अधिक गहरी थी। तो कि जो मूवमेंट चला, रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों ने आंदोलन किया, इसको राजनीतिक सिर्फ पॉलिटिकल सेंस में देखा कि जो नेता हैं उन्होंने विद्रोह भड़का दिए, बट ऐसा नहीं था। लोग इतने परेशान थे, भाई नेताओं ने भड़काए, लोग क्यों निकल के आए? क्योंकि लोग परेशान थे अंग्रेज़ों की नीतियों से, इसलिए तो वो निकल के आए। ये सामाजिक भी था, आर्थिक भी था, हर तरह से था। इन सब के पीछे वह तीव्र भावना बच रही थी कि चाहे कुछ हो जाए, यह राज्य अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो राज था ना अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश सरकार का शासन अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसके पीछे ये भावना थी जो 1942 में आंदोलन हुआ था। अब आता है व्यापक उथल पुथल और उसका दमन। तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई, बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन हुए और किस तरीके से अंग्रेज़ी सरकार ने उसका दमन किया, उसको दबा दिया। तो जनता की ओर से अकस्मात असंगठित प्रदर्शन और विस्फोट, जिनका अंत हिंसात्मक संघर्ष और तोड़फोड़ में होता था, जबरदस्त और शक्तिशाली हथियारबंद सेनाओं के विरुद्ध भी लगातार चलते रहे। तो इतने विद्रोह चल रहे थे भाई, इतना मारा पीटा जाता था लोगों को, गोलियां चलाई जाती थी, ये सब होने के बावजूद भी विद्रोह चलता रहा। इनसे जनता की भावनाओं की तीव्रता का पता लगता है। यह भावना उनके नेताओं की गिरफ्तारी से पहले भी थी, लेकिन इन गिरफ्तारियों और उसके बाद अक्सर होने वाली गोलीकांड ने जनता के क्रोध को और भड़का दिया। तो देखिए क्या हुआ था, 1942 में जितने भी नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया था। तो लोग अब खुद पे थे, फिर भी लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि उन लोगों ने विद्रोह करना बंद नहीं किया। उन पर गोली बरसाई गई, उनको मारा पीटा गया, मगर वो अंग्रेजी सरकार का विद्रोह करते रहे। वे इतने क्रुद्ध थे, मतलब वो इतना ज़्यादा गुस्सा थे और उत्तेजित थे कि वो चुप बैठ ही नहीं सकते थे, इतना नाराज़ थे, इतना मतलब उन्हें चुप ही नहीं रह सकते थे वो। ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय नेता सामने आए और कुछ समय के लिए उनका अनुसरण किया गया। जो लोकल लीडर्स थे वो उभर करके आए समय पे, क्योंकि सारे जो नेशनल लीडर्स थे वो तो जेलों में थे। लेकिन उन्होंने भी जो निर्देश दिए वे काफ़ी नहीं थे। अपने मूल रूप में यह एक सहज जन आंदोलन था, मतलब पूरी तरीके से पीपल्स मूवमेंट था। बड़े बड़े नेताओं का आंदोलन नहीं था, ये तो पीपल का, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। पूरे भारत में 1942 में युवा पीढ़ी ने, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के विद्यार्थियों ने हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों तरह के कार्यवाहियों में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। तो हिंसक भी थे, वायलेंट भी थे और नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशन भी चल रहा था। इस तरह 1857 के गदर के बाद पहली बार भारत में ब्रिटिश राज के ढांचे को बलपूर्वक चुनौती देने के लिए, लेकिन यह बल निहत्था था। मतलब 1857 के बाद जो है पूरी भयंकर चुनौती दी गई थी वो 1942 में ही दी गई थी। बहुत बड़ी संख्या इस समय उठ खड़ी हुई थी अंग्रेज़ों के विद्रोह में। यह चुनौती मूर्खतापूर्ण और बेमौके थी, क्योंकि दूसरी ओर सुसंगठित हथियारबंद सैनिक शक्ति थी। मतलब ये जो चुनौती थी, जो पूरी तरीके से लोग, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं था, कहीं से भी विद्रोह हो रहा था, कहीं पे भी कुछ हो रहा था। भले ही ये बिल्कुल बेवकूफ़ी पूर्ण थी, क्योंकि हम लोग तो विद्रोह कर रहे थे, बट हमारे सामने ब्रिटिश सरकार थी जो कि पूरी प्लानिंग से काम करती थी, उनके पास बंदूकें थी। मगर फिर भी यह सैनिक शक्ति इतिहास में पहली बार किसी अफसर की तुलना में कहीं अधिक थी। तो सैनिक शक्ति जो थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी, फिर भी लोगों ने उसका विद्रोह किया। उस भीड़ ने ना तो इस द्वंद्व की जानकारी
द्वंद्व की तैयारी ही की थी और ना ही इसके लिए समय का चुनाव खुद किया था। यह स्थिति उनके सामने अनजानी ही आ गई थी। तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में भले ही वह प्रतिक्रिया नासमझी से भरी या गलत रही हो, लेकिन उससे भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्रेम और विदेशी शासन के विरुद्ध अपनी घृणा को प्रकट किया। तो भाई देखिए, 1942 का मूवमेंट जो था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्री डिटरमाइंड डेट नहीं थी किस तरीके से क्या होगा। सारे बड़े नेता जेलों में थे, फिर भी लोगों ने विद्रोह किया। और मतलब इतनी क्यों विद्रोह किया, इतनी क्या चिढ़ हो गई थी, इतनी घृणा थी, इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे अंग्रेज़ कि भाई भारत के लोगों से रुका ही नहीं गया कि भाई अब तो हमें स्वतंत्रता चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, अब तो हमको, ये वाली हालत हो गई थी। सन 1942 के दंगों में पुलिस और सेना की गोलाबारी से मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या के अनुमानित सरकारी आंकड़े के अनुसार 1028 मरे और 3200 घायल हुए। जनता के अंदाज के अनुसार मृतकों की संख्या 25,000 कही जा सकती है, पर यह संख्या भी संभवतः अतिरंजित है। शायद 10,000 की संख्या ज़्यादा सही होगी। तो ये कहते हैं कि अंग्रेजी सरकार तो कहती है कि 1000 लोग मरे, लोग कहते हैं कि 25,000 मरे, बट नेहरू जी कहते हैं कि हो सकता है 25,000 भी नहीं, 10,000 लोग तो ज़रूर मरे ही होंगे 1942 के आंदोलन में। यह असाधारण बात थी कि कैसे बहुत से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन खत्म हो गया और उन हिस्सों पर दोबारा विजय पाने में उन्हें कई दिन और कभी कभी हफ्ते लग गए। तो क्या हुआ था 1942 में, मतलब किसी किसी गांव में, किसी किसी शहर में अंग्रेज़ों को बिल्कुल खदेड़ के बाहर निकाल दिया था, तो फिर दोबारा शासन लाने में कई दिन और हफ्ते भी लग गए। ऐसा विशेष रूप से बिहार में, बंगाल के मिदनापुर जिले में, संयुक्त प्रांत के दक्षिणी पूर्व जिलों में, तो देखिए बिहार में हुआ और यूपी के कुछ इलाके में हुआ, बंगाल के मिदनापुर में हुआ कि लोगों ने अपनी सरकार बना ली, अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया। बट कुछ टाइम बाद अंग्रेज़ फिर से आ गए थे क्योंकि पूरी तरीके से तो 1947 से हमारे देश से भाग गए थे। यह बात ध्यान देने की है कि संयुक्त प्रांत के बलिया जिले में, जिसे दोबारा जीतना पड़ा था, भीड़ के खिलाफ शारीरिक हिंसा या लोगों को चोट पहुँचाने की कोई गंभीर शिकायत नहीं है। तो मतलब नॉन वायलेंस बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिला, वायलेंस कम देखने को मिला, नॉन वायलेंस को ही फॉलो किया गया था। बस अब हो ही गया था कि चैप्टर कंप्लीट ऑलमोस्ट हमारा। तो उपसंहार वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ से हम ये वाला देख लेते हैं। व्यापक उथल पुथल और उसका दमन, जनता की ओर से आकस्मिक संघाट, भारत की बीमारी, अकाल। अकाल का मतलब होता है भूखमरी पड़ गई, या फिर जैसे देखते हैं इसमें आगे क्या क्या है। भारत बहुत बीमार था, तन और मन दोनों से। जबकि लड़ाई में कुछ लोग बहुत फूले फले थे, दूसरों पर बोझ चरम सीमा तक पहुंच गया था और इसकी भयानक स्मृति दिलाने के लिए अकाल पड़ा, दूर दूर तक विस्तृत अकाल, जिसका प्रभाव बंगाल और पूर्वी दक्षिणी भारत पर पड़ा। तो देखिए अकाल पड़ गया मतलब सूखा पड़ गया, खाने के लिए लोगों के कुछ नहीं बचा। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कुछ लोगों की तो चांदी हो रखी थी, कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा था। जिनके साथ बुरा हुआ उनको मतलब और दुख देने के लिए सूखा पड़ गया, खाने की कमी पड़ गई। तो बंगाल वाला रीजन और जो पूर्वी दक्षिण मतलब साउथ इंडिया वाले जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर भी सूखा पड़ा था। ब्रिटिश शासन के पिछले 170 वर्षों में यह सबसे बड़ा विनाशकारी था। ब्रिटिश शासन के 170 वर्ष जो थे ना, उसमें सबसे भयंकर अकाल यही था। तुलना 1766 से 1770 के दौरान बंगाल और बिहार के उन भयंकर अकालों से की जा सकती है जो ब्रिटिश शासन की स्थापना के आरंभिक परिणाम थे। जब ब्रिटिश शासन हमारे देश में आया था तभी अकाल पड़ा था, और अब जो 170 साल बाद भी बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था। इसके बाद महामारी फैली, विशेषकर हैजा और मलेरिया। तो फिर बीमारियां भी फैल गई, मलेरिया, हैजा, वह दूसरे सूबों में भी फैल गई और आज की हज़ारों की संख्या के लोग उसके शिकार हो गए। तो हज़ारों लोग इस महामारी की वजह से मर गए थे। इस अकाल ने ऊपर के थोड़े से लोगों की खुशहाली के छीने आवरण के नीचे भारत की जो तस्वीर थी उसे उखाड़ कर रख दिया। यह तस्वीर ब्रिटिश शासन की बहलाती और बदसूरती की तस्वीर थी। तो मतलब कुछ अमीर लोग या मिडिल क्लास लोग तो बच गए फिर भी सूखे से और सब बुरी कंडीशन से, पर जो गरीब लोग थे वो तो ख़त्म ही हो गए, परिवार के परिवार, गाँव के गाँव मिट गए। अब यह सब घटित हो रहा था और कलकत्ता की सड़कों पर लाशें बिछी थी। कलकत्ता के ऊपरी तबके के 10,000 लोगों के सामाजिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था। नाच गाने और दावतों में विलासिता का प्रदर्शन हो रहा था और जीवन उल्लास से भरा था। तो कुछ लोग, एक तरफ तो क्या था कि सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी और लगभग जो ऊपरी हिस्से के 10,000 लोग थे तो नाच गाना मतलब मज़े का जीवन चल रहा था। इतना ज़्यादा डिफरेंस था लोगों के जीवन में। अक्सर कहा जाता है कि भारत अंतर्विरोधों का देश है। कुछ लोग बहुत धनवान हैं, बहुत से लोग बहुत निर्धन हैं। यहाँ आधुनिकता भी है और मध्ययुगीनता भी। यहाँ शासक हैं, शासित हैं।
ब्रिटिश है और भारतीय है। तो मतलब इंडिया जो है वो अंतर्विरोध मतलब कंट्रास्ट का देश है। यहाँ बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत ज़्यादा गरीब है। यहाँ बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन भी है और एक जगह आप जाएंगे तो लगेगा कि कितना ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। ये अंतर्विरोध सन 1943 के उत्तरार्ध में अकाल के उन भयंकर दिनों में जैसे कलकत्ता शहर में दिखाई पड़े वैसे पहले कभी नहीं नजर आए। तो 1943 के टाइम पर जो ये भयंकर था कि मतलब कहाँ पर इतनी अमीरी, कहीं पर तो कहीं पर इतनी गरीबी कि लोग भूख से मर रहे हैं। अकाल की गहरी वजह उस बुनियादी नीति में थी जो भारत को दिनों दिन गरीब बनाती जा रही थी, जिसके कारण लाखों लोग भुखमरी का जीवन जी रहे थे। तो बुनियादी मतलब जो ब्रिटिश सरकार की कमी थी, ये लोग अपनी मर्जी से कुछ भी करते थे और भुखमरी फैलती रहती थी, लोग मरते रहते थे। भारत में ब्रिटिश शासन पर बंगाल की भयंकर बर्बादी ने और उड़ीसा, मालाबार एवं दूसरे स्थानों पर पड़ने वाले अकाल ने आखिर फैसला दे दिया। पर जब वे जाएंगे तो वे क्या छोड़ेंगे? 3 वर्ष पहले मृत्युशैया पर पड़े टैगोर के सामने यह चित्र उभरा था। लेकिन वे कैसा भारत छोड़ेंगे? कितनी नग्न दुर्गति! अंत में उनके सदियों पुराने प्रशासन की धारा सूख जाएगी तो वे अपने पीछे कितनी कीचड़ और कचरा छोड़ेंगे। तो वही है कि मतलब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे बट कितनी गंदगी, 3 साल बाद जाने वाले हैं, लगभग 1944 आ गया है, 47 में चले जाएंगे। तो उसके बाद मतलब कितनी गंदगी, कितना कीचड़, क्या सदियों से इन्होंने क्या दिया है हम लोगों को और किस तरीके से वो हमें ये सब दे करके जाएंगे। भारत की सजीव सामर्थ्य। तो अकाल और युद्ध के बावजूद प्रकृति अपना कायाकल्प करती है और कल के लड़ाई के मैदान को आज फूलों की हरी घास से ढक देती है। मनुष्य के पास स्मृति का विलक्षण गुण है। तो देखिए क्या है, नेचर एकदम से फिर से बदली। जहाँ पर अकाल पड़ा था वहाँ पर फिर से हरी घास उगी, फूल उगे, मगर मनुष्य का जो माइंड है ना, वो हमेशा चीज़ों को याद रखता है। वह कहानियों और यादों से निर्मित अतीत में बसता है। यह वर्तमान इससे पहले कि हमें इसका बोध हो अतीत में खिसक जाता है। आज जो बीते हुए कल की संतान है, खुद अपनी जगह अपनी संतान आने वाले कल को दे जाता है। कमज़ोर आत्मा वाले समर्पण कर देते हैं, वे हटा दिए जाते हैं, लेकिन बाकी लोग मशाल को आगे ले चलते हैं और आने वाले कल के मार्गदर्शन को सौंप देते हैं। तो देखिए भारत का सजीव सामर्थ्य, इसका ये मतलब है कि किस तरीके से कितने लाइवली है। मतलब हमारा देश चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग उसको पार करके आगे बढ़ ही जाते हैं। जो पहले ख़त्म हो गया वो हो चुका है, कुछ लोग इसमें दब करके मर जाते हैं, कुछ लोग मशाल ले करके रोशनी के साथ इसी में से आगे निकल जाते हैं। तो यही हमें इसमें बताया गया है कि किस तरीके से अगर हम सजीव हैं, हमारे अंदर लाइफ भरी हुई है, तो हम किसी भी कंडीशन को पार करके अच्छाई की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो है अब नेक्स्ट वीडियो में बस बिल्कुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो उपसंहार है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।